आज के इस लेक्चर में हम ग्लोकोमा के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोकोमा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे इसे क्लासिफाई किया गया है, इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इट्स पैथोजेनेसिस। तो आइए हम पहले ग्लोकोमा का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो ग्लोकोमा होता है, ये जैसा सिंपल सा नेम इसका दिख रहा है हमें, ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसके बारे में बात करो तो ये क्या होता है, कोई एक सिंगल डिजीज़ नहीं है कहेंगे तो, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। इसमें कई सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लोकोमा का क्या है, इसमें प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने को मिलती है हमें इसमें। जो प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी जब लंबे समय तक होती है और उसकी वजह से जब रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल का डैमेज होता है, तो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल डैमेज होकर कॉज करते हैं इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट आते हैं। उसके साथ साथ ऑप्टिक डिस्क में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और इस केस में ज़्यादातर केस में हमें ग्लोकोमा का क्या होता है, रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर देखने को मिलता है। उसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगली अगर रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर हो किसी पेशेंट को तो वो ग्लोकोमा कॉज कर रहा हो, या फिर सिंगली ग्लोकोमा के लिए रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर जिम्मेदार हो। तो जो ग्लूकोमेटस चेंज है वो क्या हो सकते हैं, नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर है तब भी देखने को मिल सकता है, या फिर रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर है तब भी हमें देखने को ग्लूकोमेटस चेंजेस मिल सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बराबर इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन उसे कोई ग्लूकोमेटस चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्लोकोमा के डेफिनेशंस की बात करें तो क्या है ये, इट इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज बट इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर characterized by प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। यानी इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्टिंग इन changes in optic disc and irreversible visual field defect and may be associated, may or may not be associated with रेस्ट IOP। तो हम जब भी बात किए थे कि ये कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आते हैं। ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस के आने के साथ साथ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, रेज्ड IOP जो है क्या, ये कोई मेन रीज़न नहीं है, ठीक है, ये कोई मेन कारण नहीं है जिसकी वजह से कोई एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक, ये कोई अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है जो कि क्या करे, हमारा ग्लोकोमा कॉज करे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसके साथ साथ होना जरूरी है। लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में हमें रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। अगर क्लासिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करें तो इसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल ग्लोकोमा में इसको फर्दर डिवाइड किया गया, कंजेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लोकोमा को प्राइमरी
कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल ग्लोकोमा में। ठीक, इसके अलावा सेकेंडरी कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लोकोमा में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो प्राइमरी होता है ये क्या होता है, विदाउट एनी कंजेनाइटल एनोमली के साथ होता है, यानी इसमें बचपन से जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा, उसमें से उसे बचपन से ही होता है, यानी कंजेनाइटली का मतलब ही होता है कि वो बचपन से होगा या फिर डेवलपमेंटल फेज़ में उसको ग्लोकोमा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको फिर जब हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो जो प्राइमरी कॉज होता है उसमें क्या होता है, कोई उसमें डेवलपमेंटल या फिर कंजेनाइटल एनोमली देखने को उसको नहीं मिलती है, यानी बच्चे को कोई पैदाइशी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो सेकेंडरी कंजेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लूकोमा होता है, इसमें क्या होता है, ये हमेशा कंजेनाइटल एनोमली के साथ होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंड वन। तो दूसरे नंबर पे आता है प्राइमरी एडल्ट ग्लूकोमा। अभी पहला क्या देखा था हम लोगों ने, कंजेनाइटल था, यानी जन्मजात होगा बच्चे को, या फिर हो सकता है कि डेवलपमेंटल फेज़ में हो। अब ये दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, प्राइमरी एडल्ट ग्लोकोमा। तो प्राइमरी एडल्ट ग्लोकोमा को भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले की बात करें तो ये क्या होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। अगर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को देखा जाए तो इसमें कोई एंगल का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, इसमें एंगल नॉर्मल होता है, ड्रेनेज की समस्या होती है, समस्या कहीं और होती है ना कि एंगल में, एंगल पूरी तरह से ओपन होता है। तो इस वजह से इसका नाम है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो सेकेंड बनाता है क्या, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा नाम ही जैसा है वैसे ही समझ लेंगे कि इसमें क्या होगा, जो भी एंगल होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो एंगल जब बंद होगा तो कि जो भी ड्रेनेज होगा हमारा एक्वस ह्यूमर का, वो क्या होगा, ड्रेन नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इस वजह से इसका नाम होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। और अगर दोनों का हमें दोनों एक साथ देखने को मिले तो इसे प्राइमरी मिक्स्ड ग्लूकोमा कहेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी एडल्ट ग्लूकोमा देखा जिसमें कि 3 टाइप देखे, प्राइमरी ओपन एंगल, प्राइमरी एंगल क्लोजर, प्राइमरी मिक्स्ड ग्लूकोमा। अब हम ग्लूकोमा के तीसरे टाइप की बात करें तो थर्ड वन क्या है, सेकेंडरी ग्लूकोमा है। अगर हम इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हमें एपिडेमियोलॉजिकली इसमें देखने को मिलता है, अगर इसके एपिडेमियोलॉजी को देखा जाए तो क्या कहते हैं, तकरीबन 2% जो केसेस हमें ग्लूकोमा के देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, 40 ईयर्स की एज में देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो 10% केसेस होते हैं वो 80 ईयर्स के एबव देखने को मिलते हैं हमें, यानी 2% केसेस जो सिर्फ होते हैं वो 40 साल के ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है, और 10% केसेस जो होते हैं वो 80 साल की उम्र में देखने को मिलता है। और अगर दोनों के होने का प्रिविलेंस देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज़ में, वर्ल्ड डेटा देखा जाए इसका, तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का वर्ल्ड डेटा देखें हम कि किस किस कहाँ पे किस तरीके से इसका डिवीज़न है। तो इंडियंस में देखा जाए, यानी हमारे कंट्री में देखें तो इसमें क्या है, दोनों बराबर की रेशियो में होते हैं, यानी 1:1 का रेशियो है। अगर चाइनीज़ में देखा जाए तो ये क्या है, 1:2 का रेशियो, यानी जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है वो होने के चांसेस 2 गुना है एक ओपन एंगल ग्लूकोमा की अपेक्षा। अगर मंगोलियंस की बात करें तो मंगोलियंस में क्या है, ये बढ़ के 3 हो जाता है, यानी 3 गुना बढ़ जाता है इसका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का, जबकि ओपन एंगल ग्लूकोमा इससे प्रेवलेंस बहुत ही कम है। यूरोपियन की बात करें तो इनमें 5 गुना ज़्यादा चांसेस होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा होने में, जबकि 1% एक हिस्सा होता है हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का। अब अगर ग्लूकोमा की वजह से
ब्लाइंडनेस की बात करें, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है ना, ये अगर इसका टाइम से इसे हम डिटेक्ट कर नहीं पाते, अगर डिटेक्ट कर लिए और अगर इलाज अच्छे से नहीं कर पाया तो पेशेंट क्या होगा, ब्लाइंड हो सकता है। तो जो वर्ल्ड डेटा है ब्लाइंडनेस का, तो अगर दुनिया भर की बात करें तो ग्लोबल जो डेटा है वो क्या है, तकरीबन 8% लोग दुनिया भर में ग्लोकोमा की वजह से अंधे होते हैं। जबकि इंडिया का अगर इंडिया के डेटा की बात करें तो हमारे यहाँ तकरीबन 12.8% यानी 13% के अप्रॉक्सीमेट ब्लाइंडनेस ये कॉज करता है। ये तो था हमारा इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो आइए अब हम इसके पैथोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर पैथोजेनेसिस की समझने की कोशिश करें तो ये पैथोजेनेसिस में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। जैसा कि अब तक हम समझ पाए हैं और जान पाए हैं, तो प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी में मेनली होता क्या है कि जो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं उनका टिपिकली वो डैमेज होने लगती हैं और उनकी डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से क्या देखने को हमें मिलता था, उनके डैमेज की वजह से ऑप्टिक डिस्क में चेंज देखने को मिलता था, इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिल रहा था। तो अब अगर देखते आइए जानते हैं कि आखिर ये रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं उनका डेथ क्यों होता है। तो जो हमारी रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं ये मेनली सर्वाइव करती हैं, या इनका कहा जाए कि सर्वाइवल होता है, क्या होता है, सबको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी हो गई लमाइना क्रिब्रोसा वाला एरिया यानी ऑप्टिक नर्व वाला एरिया हो गया। होता क्या है कि जो हमारी ये ऑप्टिक नर्व है यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स जो भी हैं इनको सारे को आती हैं कुछ ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं। ठीक, ये ब्लड वेसल्स क्या सप्लाई करती हैं, ब्लड ले आती हैं अपने साथ, ब्लड लाती हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं। और वो ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स के सर्वाइवल के लिए। तो अब जब ये बात समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए और उसकी सप्लाई क्या हो जाए, या तो धीरे धीरे कम होने लगे, तो वो क्या करेगा, कुछ दिन तो कंपनसेट करेगा, कुछ दिन अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा या फिर कम चीज़ों से काम चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कंटिन्यूअस बना रहे और ये लंबे समय तक ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है और डीजेनरेटिव प्रोसेस या चेंजेस देखने को उसमें आने लगते हैं और मिलने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारी रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स के साथ होता है। रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होती है, न्यूरोट्रोपिन्स, ये ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होती है। और ये ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, मेनली ब्रेन से, और आता किसके थ्रू है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारे रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स तक, यानी यहाँ तक इसकी सप्लाई की जाती है। अब ये न्यूरोट्रोपिन्स क्या होता है कि किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स क्या कर रही हैं, न्यूरोट्रोपिन्स के बेसिस पे सर्वाइवल है इनका। अब मान लीजिए कोई पैथोलॉजी हो गई, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हैम्पर हो गया हमारा सप्लाई ऑफ न्यूरोट्रोपिन्स। तो जब न्यूरोट्रोपिन्स हैम्पर हो जाएगी इसकी सप्लाई, अब तो क्या होगा, यही तो जिंदा रहने के लिए इनके ज़रूरी था, अब न्यूरोट्रोपिन्स ही नहीं मिल रहा है तो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल क्या होती हैं, इनमें डैमेजिंग कैस्केड की शुरुआत हो जाती है। डैमेजिंग कैस्केड शुरुआत होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं कर पाती हैं। जितने दिन तक सर्वाइव कर पाई अपने से तब तक करती हैं, और उसके बाद ये अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग की एबिलिटी है वो लॉस होने लगती है इनकी। तो जब लॉस होने लगती है नॉर्मल फंक्शन की एबिलिटी, तो ये क्या करेंगी, धीरे धीरे मरना शुरू कर देती हैं, तो इनकी डेथ होने लगती है। डेथ होने लगती है, ये तो मरती हैं लेकिन अपने साथ साथ आसपास की जो इनकी यानी डेथ होगी तो ये क्या करेंगी, अफेक्ट किसको करेंगी, अपने आसपास की यानी एडजेसेंट। तो ये अपने आसपास की जब सेल्स को अफेक्ट करें तो क्या करेंगी, कॉजिंग डेथ ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो ये मेनली हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अब अगर कोई सेल्स का यहाँ डैमेज हो रहा है तो आप तो कहेंगे कि अगर कोई सेल्स भी डैमेज होती है तो वहाँ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाती है
या फिर जो भी सेल डैमेज हो जाती है। तो हमारे बॉडी का फंक्शन है पैथोलॉजी में, जैसा आपने पढ़ा होगा, एपोप्टोसिस। जब कोई सर्वाइवल नहीं हो पाता है किसी सेल्स का, तो वो क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस में चली जाती है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ, जो शरीर खुद की सेल्स को मार डालता है। तो ऐसा यहाँ पे होता है, जब ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रोट्रोपिन्स, तब ये क्या करती है कि एपोप्टोसिस में चली जाती है। एपोप्टोसिस की वजह से क्या हो जाती है, इन सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जो आसपास की जो अच्छी सेल्स होती हैं और जो मैक्रोफेजेस होती हैं आके इन्हें क्लियर कर देती हैं, इनकी डेब्रीज को। अब तो हम समझें यहाँ तक इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब ये अगर हमारी रेटिनल गैंग्लियनिक सेल यहाँ पे डैमेज हो रही हैं, डैमेज होने की वजह से क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ जो नर्व फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं अब वो भी डैमेज होंगे। जब हमारे नर्व फाइबर्स डैमेज होने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें जो हमारी आई है वो थोड़े दिनों तक तो कंपनसेट करेगी, थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करती है। जब ज़्यादा फिजियोलॉजिकल लिमिट के ऊपर डैमेज होने लगता है तब हमें क्या आता है, विजुअल फील्ड या डिफेक्ट देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस देखने को इसी वजह से मिलते हैं हमें। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और ग्लोकोमा की एटियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हमें ग्लूकोमेटस चेंज देखने को मिलता है। तो जो एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी मेनली किसकी जाननी है हमें, कि हमारी जो रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स हैं उनका डैमेज क्यों हो रहा है, इनके डैमेज प्रोसेस के बारे में हमें, इनके रीज़न के बारे में जानना ज़रूरी है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। ये क्या करती हैं, ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज करती हैं। तो हमें मेनली यहाँ जानना है कि आखिर रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स का डैमेज होता क्यों है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, इनको हम एटियोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी कॉज में एंड सेकेंडरी कॉज में। अब आइए देखते हैं, जानते हैं प्राइमरी कॉज में क्या क्या आता है। अगर प्राइमरी कॉज की बात करें तो फर्स्ट वन इज रेज्ड आईओपी आएगा। अब रेज्ड आईओपी कैसे काम करता है, क्या करता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सिलियरी बॉडी हो गई, सिलियरी बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये क्या करता है, यही मेनली सिलियरी बॉडी ही मिलके क्या करती है, हमारी एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा हो गया आइरिस वाला पार्ट, इसके पीछे वाला हिस्सा हो गया पोस्टीरियर चैम्बर, इसके आगे वाला हिस्सा हो गया एंटीरियर चैम्बर। अब जब यहाँ से हमारा सिलियरी बॉडी हमारी जब एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करेगी तो एक्वस ह्यूमर ड्रेन होकर यहाँ से पीछे की तरफ से आगे की तरफ आएगा। आगे आने के बाद यहाँ क्या होती है, हमारी ट्रेबिकुलर मेसवर्क होता है, कनाल ऑफ स्क्लेम होती है, और यहाँ से ये ड्रेन होके चला जाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अब ये किसी वजह से इसका ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब इसका किसी वजह से ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, ड्रेनेज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है। जो प्रेशर बढ़ रहा है तो ये हमारा जो विट्रस ह्यूमर था, अब इस पर क्या होगा, ये प्रेशर अंदर की तरफ लगाएगा। यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर क्या होगा, बढ़ने की वजह से ये प्रेशर यहाँ पे लगेगा। प्रेशर यहाँ पे लगेगा तो जो ये हमारा ऑप्टिक नर्व वाला हिस्सा था, यानी लमाइना कैवर्ोसा वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे क्या होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इसको सप्लाई दे रही होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होंगी, धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट आ रहा था, यानी जो न्यूरोट्रोपिन्स हमारी रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार थी, अब क्या होता है, उनका यहाँ पे आना कम हो जाता है। धीरे धीरे क्या होती है, ये जब ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती है, जब ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से इनका सप्लाई रुक जाता है, तो ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें ड्यू टू रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर हमें क्या होता है, ग्लूकोमेटस चेंज देखने को मिलते हैं। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें हम, तो प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। प्रेशर इंडिपेंडेंस फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर का होता है। लेकिन किसी वजह से
जो वेस्कुलर सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, यानी वेस्कुलर इनसफिशियंसी यहाँ भी कारण है। यहाँ भी किसी न किसी वजह से ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स का डैमेज होगा। तो प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर में जो होता है यहाँ पे नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा, लेकिन इस केस में भी हमें क्या होगा, ग्लूकोमेटस चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा कहलाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वैस्कुलर इनसफिशियंसी होती है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, वैस्कुलर इनसफिशियंसी की वजह से आते हैं। तो इसका जो पहला कारण होता है वो क्या होता है, फेल्योर ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो। जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व हो गई, और जो रेटिना होती है, ठीक है, इनकी जो सप्लाई होती है, जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, ऑटो रेगुलेशन का इसमें फीचर्स होता है। यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने आप को खुद से कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक, उनको कितना अमाउंट में ब्लड सप्लाई करनी है और कितना रोकना है, कितना क्या देना है, सब कुछ उनका ऑटो रेगुलेटेड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये थोड़ी अलग होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इशारे पे नहीं चलती हैं, ये खुद को अपने आप से कंट्रोल कर लेती हैं। जब इनका ऑटो रेगुलेटरी ये मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, अब जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से ये सप्लाई यहाँ पे नहीं दे पा रही हैं। जब ये पूरी सप्लाई यहाँ पे नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वैस्कुलर इनसफिशियंसी होने लगता है, और कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड वेसल्स की वजह से, कॉम्प्रोमाइज सप्लाई की वजह से ये क्या होता है, इसमें ग्लूकोमेटस चेंजेस आने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, तो वेजोस्पाज्म की बात करते हैं। वेजोस्पाज्म की बात करें तो क्या होता है, इसमें मेनली कोई ब्लड वेसल्स हो और ये क्या हो जाए, इसका स्पाज्म हो जाए, यानी ये आपस में चिपक जाए, तो स्पाज्म हो गया तो ये यहाँ का हो। अब यहाँ तो हमारा स्पेस बचा नहीं, जिसकी वजह से आगे ब्लड जा नहीं पाएगा, तो सप्लाई तुरंत की तुरंत रुक जाती है। तो इसमें यही केस होता है। इसमें मेनली ये हाइपोथेसिस दी गई है इसकी, कि इसमें जो ब्लड नॉर्मल टेंशन इसमें भी होती है, ये भी नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा होता है, इसमें भी मेनली किस कारण से होता है, तो हमारा यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगी उसमें स्पाज्म हो जाएगा और ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोमेटस चेंजेस आएंगे। ये ज़्यादातर किस में, तो ये रेनॉल्ड्स डिजीज़ में देखने को मिलता है हमें। अब आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। तो जो तीसरा कारण है वो क्या है, सिस्टेमिक हाइपोटेंशन। सिस्टेमिक हाइपोटेंशन है। सिस्टेमिक हाइपोटेंशन जो है तीसरा कारण है इसमें। सिस्टेमिक हाइपोटेंशन क्या है कि रात के समय अगर मान लीजिए कोई बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का कोई, यहाँ बताता हूँ, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अब वो क्या करता है, रात में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेने के बाद क्या होता है, रात में उसका ब्लड प्रेशर क्या हुआ, फॉल कर गया। फॉल करने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई थी, पहला तो ब्लड वेसल पहले से ही किसी न किसी वजह से मान लीजिए ब्लड वेसल्स क्या है, गड़बड़ थी, सप्लाई नहीं दे पा रही थी। अब क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड प्रेशर डाउन चला गया। डाउन जाने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये वहाँ पे बराबर सप्लाई दे नहीं पाएगा। तो ये क्या होता है, लंबे समय के बाद, अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही होने की वजह से क्या होता है, इसमें ऑप्टिक चेंजेस आने लगते हैं, ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस आने लगते हैं, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होने लगती है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ अदर कॉज भी होते हैं। अगर पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, उस केस में हो सकता है कि एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, ब्लड सप्लाई हो नहीं पाई, जिसकी वजह से चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो पहुंच नहीं पाई। तो इसमें भी नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा ही देखने को मिलता है। अब आइए हम सेकेंडरी कॉज की बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सेकेंडरी कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। मेनली होता क्या है सेकेंडरी कॉज में, कि प्राइमरी कॉज की वजह से, प्राइमरी कॉज जो भी थे वो क्या करते थे कि ब्लड सप्लाई हैम्पर होती थी या ब्लड परफ्यूजन रेशियो कम हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारा रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स का
डैमेज होता था। डैमेज होने की वजह से क्या होता था, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलती थी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी लंबे समय तक होने की वजह से क्या चेंजेस दिखते थे, ऑप्टिक डिस्क में चेंज आने लगते थे। इसके साथ साथ और क्या था, विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलता था। अब ये लगातार जब हमारे न्यूरोनल डिजनरेशन होता है, जो न्यूरल सेल्स हैं यानी जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं उसके लगातार डैमेज होने की वजह से क्या होते थे, कुछ टॉक्सिक फैक्टर जनरेट होते हैं। क्योंकि भाई कुछ चीज़ें अगर डीजनरेट होने तो उनको रीग्रोथ कराने के लिए उनको ग्रोथ फैक्टर्स भी आते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सबस्टांस आते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ये क्या करेंगे हमारा, ये क्या करते हैं कि अब ये तो डैमेज हो ही रहा था, अगर इस चीज़ को हम ठीक भी कर देते हैं प्राइमरी कॉज के, अगर हम प्राइमरी कॉज को ठीक भी कर दें तो क्या होगा, सेकेंडरी जो इंसल्ट है यानी ये जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं यानी ये क्या करते रहेंगे, इसको डैमेज को बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉज भी कभी कभी कारण बनते हैं। थैंक यू।